बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा? इससे भी बड़ा सवाल कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कब बनेगा? संघ और भाजपा, मोहन भागवत या फिर कहें कि नरेंद्र मोदी, ये जोड़ी अभी तक फाइनल फैसला ले क्यों नहीं पा रही है? जबकि 30 मार्च को जब नागपुर में प्रधानमंत्री मोदी और मोहन भागवत की मुलाकात हुई तो यही कहा गया कि इसी मुलाकात में बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम फाइनल हो जाएगा। पिछले साल सितंबर अक्टूबर के महीने में यह चर्चा शुरू हुई कि अगले कुछ ही दिनों में बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है। फिर चर्चाएं चली कि नए साल में जनवरी 2024 में नया अध्यक्ष बनेगा, माफी चाहूंगा, जनवरी 2025 में नया अध्यक्ष बनेगा। उसके बाद में महाकुंभ की चर्चाएं हुई कि महाकुंभ खत्म होते ही फिर बजट सत्र, संसद सत्र के जिक्र किया गया, लेकिन अप्रैल महीना समाप्त होने को है, बीजेपी का अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कब, इतनी देरी क्यों हो रही है, क्यों, कब और कौन, इसी पर आज करेंगे चर्चा। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो आज के दौर में है वो यही है कि बीजेपी का अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनाने में इतनी देरी क्यों हो रही है, क्योंकि कौन बनेगा इस पर अभी कोई चर्चा नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि मोदी अमित शाह के दौर में बीजेपी के भीतर से किसी सूचना को बाहर निकाल देना, वो और विशेष तौर से इतनी बड़ी सूचना जिसका फैसला टॉप लीडरशिप लेने वाली हो, ये बहुत मुश्किल है। और एक और विशेष बात कि जब से बीजेपी की राजनीति में एक नई परंपरा शुरू हुई है कि मुख्य, जैसे उदाहरण के तौर पर मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में देख ले, किसी भी राज्य में जब नए मुख्यमंत्री का चुनाव होता है तो मीडिया में जिन चेहरों की ज्यादा चर्चा चलती है उनका नाम सबसे पहले कट जाता है। लिहाजा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जिन चेहरों को मीडिया जगत के जो लोग भी देखना चाह रहे हैं, जो शुभ चिंतक हैं, वो शुभ चिंतक भी किसी के नाम का गुणगान या तारीफें नहीं कर रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ज्यादा लॉबिंग होती हुई मीडिया में दिखी तो उसका नाम पहले से आउट हो जाएगा। इस देरी के पीछे की एक अहम वजह है, वो ये बताई जा रही है कि बीजेपी और संघ के बीच में अभी किसी भी एक नाम को लेकर के सहमति नहीं है। अब वो नाम कौन होगा? देखो, जो लोग आंकलन करते हैं वो अलग अलग तरीके से करते हैं कि जिस तरीके से पीडीए की पॉलिटिक्स को लेकर के ऑपोजिशन आगे बढ़ रहा है, जिस तरीके से एससी एसटी की पॉलिटिक्स को लेकर के ऑपोजिशन आगे बढ़ रहा है, उससे देखते हुए एससी एसटी या ओबीसी में से हो सकता है। लेकिन बीजेपी जैसी पार्टी जिसका एक जो कार्यकर्ताओं की संख्या है, जो पार्टी के सदस्यों की संख्या है, वो 12 करोड़ के पार हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी के सामने अध्यक्ष एससी से बनेगा या एसटी से बनेगा या ओबीसी से बनेगा या जनरल से बनेगा, इससे बड़ा सवाल कई और चुनौतियां और आने वाले 5-7 सालों में पार्टी को किस दिशा में आगे ले जाना है, किस तरीके से पार्टी आगे बढ़नी है, इसको लेकर के क्या क्या चैलेंजेस है और उन सारे पैरामीटर्स पे कौन व्यक्ति खरा उतर सकता है और पार्टी को आगे बढ़ा सकता है, ये सारे पैरामीटर्स है। और इसी वजह से एक एक नाम पर बहुत गहराई से आने वाले समय की चुनौतियों से, आने वाले समय की क्या क्या टास्क रहेंगे, क्या क्या लक्ष्य हासिल करने हैं, उसको पूरा करने के लिए 12 करोड़ सदस्यों का इतना बड़ा परिवार पार्टी का हो चुका है। और आज की तारीख में भी नए लोग पार्टी के भीतर आने को लेकर कतार लगाए हुए हैं, क्योंकि ज्यादातर राज्यों के अंदर और केंद्र में बीजेपी सत्ता में है। और जब भी कोई पार्टी सत्ता में होती है तो सत्ता के जरिए अपने वजूद को कायम रखने के लिए बहुत से नेता इस तरीके से पार्टियों के चौखट पे खड़े होते हैं। एक वजह यही है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में सहमति नहीं बनी है। लेकिन हां, यह तय है कि आरएसएस इस बार इन्वॉल्व ज्यादा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से जेपी नड्डा का बयान सामने आया कि अब बीजेपी इतना मजबूत हो चुकी है कि वो बिना आरएसएस के सहयोग के भी आगे बढ़ सकती है, उसके बाद इस बार आरएसएस किसी भी हाल में ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चाहता जो आरएसएस को लेकर के इस तरह के बयान दे। और पिछले 1-1.5 साल में हमने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कई ऐसे बयान सुने जो बीजेपी पर आए, वो कहीं ना कहीं बहुत साफ संदेश है कि अब जो नया अध्यक्ष बनेगा वो पूरी तरीके से आरएसएस और बीजेपी के बीच में एक परफेक्ट तालमेल के साथ में पार्टी को आगे बढ़ाएगा। और यही वजह है कि आम सहमति नहीं बनी है और ये समय लग रहा है। अब एक सवाल यह भी है कि मसला ये सिर्फ आम सहमति का, अपनी अपनी ईगो का नहीं है। दरअसल बीजेपी के सामने आने वाले समय में कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिसको नए अध्यक्ष को पार करना है, और उन पैरामीटर्स पर ही हर नए नाम का आकलन हो रहा है। उनके पैरामीटर ये नहीं है कि वो एससी से आ रहा है, एसटी से आ रहा है, ओबीसी या जनरल। पैरामीटर्स क्या क्या है, क्या क्या नई चुनौतियां हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिए। बीजेपी को सत्ता में आए हुए, केंद्र में सत्ता में आए हुए लगभग 11 साल पूरे हो गए, लेकिन इन 11 सालों में भी बीजेपी को इस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि दक्षिण
का किला कैसे भेदा जाएगा, साउथ इंडिया में पार्टी कैसे मजबूत होगी, तमिलनाडु में जिस तरीके से स्टालिन भाषाई अस्तित्व को लेकर के एक नए विभाजन और एक नई आइडेंटिटी की जो लड़ाई को खड़ा कर रहे हैं, वो एक नया चैलेंज है। हो सकता है बीजेपी ने पुराने चैलेंजेस को पार करने के लिए रणनीति बनाई हो, लेकिन अब भाषाई अस्तित्व को लेकर एक नया चैलेंज सामने आ रहा है, लोकल आइडेंटिटी को लेकर एक नया चैलेंज सामने आ रहा है, क्योंकि बीजेपी की पहचान उत्तर भारतीय पार्टी के तौर पर ज्यादा रही है, काउ बेल्ट, हिंदी बेल्ट जिसको कहा जाता है, उसकी पहचान ज्यादा रही है। लिहाजा दक्षिण का किला कैसे भेदा जाएगा, ये एक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने बड़ा चैलेंज होगा, और उस रणनीति पर कौन खरा उतर सकता है। पिछले कुछ दौर में बड़े टास्क बीजेपी के भीतर हुए, नए चेहरों को बड़े टास्क दिए गए, जिसमें भूपेंद्र यादव है, अश्विनी वैष्णव है, इस जोड़ी को महाराष्ट्र में भेजा गया, वहां कमाल करके ये जोड़ी आई है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में भी भेजा गया था और उन्होंने कमाल किया, उसका असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला, जब 29 के 29 मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटें जीती। बंगाल में पार्टी कैसे जीतेगी, बंगाल में जिस तरीके से दंगे हुए हैं अभी मुर्शिदाबाद के इलाकों के अंदर, हिंदू मुस्लिम दंगे, और उसके बाद में जो हालात बदले हैं उनके भीतर बंगाल में पार्टी कैसे आएगी, क्योंकि 10-11 साल में पार्टी की तमाम कोशिशों के बावजूद बंगाल में सत्ता में नहीं आ पा रही है। बिहार में अपने दम पर सत्ता में कैसे आया जाए, सहयोगी दलों के सहारे अभी तक सत्ता में है। यूपी में लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद में जिस तरीके से जातीय इक्वेशन बदला है, अखिलेश यादव ने जिस तरीके से पीडीए की पॉलिटिक्स को लेकर अपनी रणनीति आगे बढ़ाई है, मायावती जिसका किसी दौर में 29% के आसपास वोट बैंक हुआ करता था और अब 9% पर सिमट गया है, उस वोट बैंक में जो विभाजन है, चंद्रशेखर रावण एक नए धड़े के तौर पर खड़े हो रहे हैं, अखिलेश यादव उस 20% का जो मायावती से छिटकाव हो रहा है उसको अपने पक्ष में लेने की कोशिश कर रहे हैं। मायावती खुद धीरे धीरे वापस एक्टिव होती हुई दिख रही है, अपने दलित वोटर, अपने कैडर को रोकने के लिए, अपने भतीजे की पार्टी में वापसी, जिनको पहले पार्टी से निकाल दिया था, वो भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। तो इस यूपी के अंदर बदले दौर में पार्टी की आगामी रणनीति और क्या जातीय समीकरण पार्टी के आने वाले समय में हो सकते हैं, ये रणनीतियां भी नए अध्यक्ष को तैयार करनी है। पार्टी के भीतर एक पीढ़ी परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि चाहे वो संघ प्रमुख मोहन भागवत हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, दोनों 2025 में सितंबर महीने में 75वां अपना जन्मदिन मना रहे हैं, तो 75 साल को पार कर रहे हैं। 11 सितंबर को मोहन भागवत और 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी। तो पार्टी के भीतर एक पीढ़ी परिवर्तन है, ऐसे में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष वो चुना जाएगा जिसके नेतृत्व में, या उस राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद में जो उस राष्ट्रीय अध्यक्ष की टीम बनेगी राज्यों के अंदर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो बनेगी, वो पार्टी की अगले 15 साल 20 साल की रणनीति और दशा और दिशा तय करेगी। तो पीढ़ी परिवर्तन का दौर है पार्टी का। ऐसा नहीं है कि जो चल रही है चीजें उन्हीं को लेकर के राष्ट्रीय नए अध्यक्ष को आगे चलना है और इसलिए कि किसी का भी नाम बहुत जल्दी से चूज किया जाए। अब बीजेपी अपने मौजूदा एरा का सैचुरेशन हासिल कर चुकी है और अब बीजेपी को अब इससे भी आगे क्या किया जा सके, वो जो चैलेंजेस मैं आपको गिनाता जा रहा हूं। पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले जो जेपी नड्डा का बयान आया संघ पर, और उसके बाद में संघ और बीजेपी के बीच में तनातनी हुई, बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई और उस वजह से अब नया अध्यक्ष बीजेपी और आरएसएस के बीच में तालमेल बिठाकर चलने वाला हो, एक एक्सेप्टेंस पार्टी के भीतर भी और आरएसएस के भीतर भी हो, ऐसा चेहरा चुनने की बड़ी चैलेंजेस है। एक वजह यह भी है कि बीजेपी आज दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दलों में से एक हो चुकी है। 12 करोड़ से ज्यादा बीजेपी के सदस्य हैं और आज भी तमाम लोग पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए नेता, कार्यकर्ता और मतदाता के लेवल पर, तीनों लेवल पर लोग तैयार बैठे हैं। ऐसे में ये 12 करोड़ की संख्या का विस्तार कैसे हो, और साथ में जब 12 करोड़ का एक पार्टी का बड़ा परिवार हो जाता है तो उसे संभालना बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि पार्टी के भीतर किसी भी तरह की एक नाराजगी भी कार्यकर्ताओं में पनपती है तो ये 12 करोड़ की संख्या कब धड़ाम हो जाएगी किसी को नहीं पता। क्योंकि लगातार 2 बार सत्ता में आई यूपीए, जिससे उम्मीद मंदी के 2008 के दौर के बाद में ये उम्मीद नहीं थी कि 2009 में वापस करेगी, लेकिन 2004 से बड़ा आंकड़ा लेकर के वापस सत्ता में आई, उसमें भी कुछ खामियां रही। वो अपने शक्तिशाली होने के चरम पर पहुंचकर वापस ढलान की ओर आई। ऐसे में बीजेपी के सामने भी चैलेंज है कि हम कांग्रेस वाली गलती न करें, हम अपने शक्तिशाली होने के चरम पर अगर पहुंच भी गए हैं तो इसे बरकरार कैसे रखा जाए, यह भी नए अध्यक्ष के सामने चैलेंज होगा। तो ये जो बड़ा इकोसिस्टम पिछले 10-11 सालों में तैयार किया है, इसको संभाल के रखना भी नए अध्यक्ष के सामने चैलेंज होगा। और ऐसे में नए अध्यक्ष के जब भी नाम पर चर्चा होती होगी, मंथन होता होगा, तो ये पैरामीटर भी ध्यान में रखा जा सकता है जाएगा कि कौन वो व्यक्ति हो सकता है जो इस इतने बड़े पार्टी परिवार और संगठन को संभाल के चल सके। हमने दक्षिण की बात की, बंगाल की बात की, बिहार की बात की, उत्तर प्रदेश की बात की। इन सबसे आगे नए अध्यक्ष के सामने चैलेंज 2029 में पार्टी की फिर से सत्ता में वापसी एक बड़ा
होगा चैलेंज, क्योंकि चर्चाएं कई तरह की है कि हो सकता है 2029 से पहले प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी रिटायरमेंट लेकर साइड हो जाते हैं। रिटायरमेंट लेकर के साइड में होते हैं, अगर वो चाहे राष्ट्रपति बने या कुछ भी पद, प्रधानमंत्री का पद छोड़े, या 2029 में खुद प्रधानमंत्री की रेस में ना हो, तो फिर अभी तक जो एक मशीनरी काम करती थी और एक चेहरे, एक नाम के पीछे जो पार्टी को वोट मिलता था, वो आगे कैसे कंटिन्यू हो सकता है, इस रणनीति को 2029 में पार्टी की सत्ता में वापसी कराना भी नए अध्यक्ष का काम होगा। क्योंकि अब जो अध्यक्ष बनेगा 2025 में, हालांकि उसका 3 साल का कार्यकाल 2028 में खत्म हो जाएगा, लेकिन जैसे जेपी नड्डा को एक्सटेंशन मिला था, जेपी नड्डा का अभी इस समय में 6 साल के लगभग का कार्यकाल पूरा हो चुका है, उसी तरीके से जो अभी अध्यक्ष बनेगा उसको एक्सटेंशन मिलना तय है, और इसी के नेतृत्व में 2029 का विधानसभा ये लोकसभा चुनाव होगा। क्योंकि अब तक अगर बंगारू लक्ष्मण जैसा कोई घटनाक्रम न देखा जाए, तो इस तरह से जब मिड टर्म में किसी को नया अध्यक्ष बनाया गया, तो उसी के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा गया। बंगारू लक्ष्मण जो 2004 के लोकसभा चुनाव से पहले एक तहलका.com नाम के एक मीडिया हाउस ने जो एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, रक्षा सौदे में उनका नाम आया था, रिश्वत लेते हुए वीडियो फुटेज सामने आए थे, और उसके बाद में उनको अध्यक्ष पद पर छोड़ना पड़ा था। तो 2029 का चुनाव बड़ा चैलेंज होगा। इसके अलावा ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव ऐसे दौर में हो रहा है जब बीजेपी 303 से 240 पर आई है, ये ढलान आई है लोकसभा चुनावों के परिणामों में। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के अंदर हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे बीजेपी अपने किलों के अंदर, अपने गढ़ में अपनी सीटों को लूज किया है। तो एक बड़े चैलेंजेस, एक हर्डल्स, एक बड़ा स्पीड ब्रेकर आया है। हालांकि उसके बाद कई विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अच्छा कमबैक किया है, लेकिन इन चैलेंजेस को भी समझना पड़ेगा कि ये जो हमारा हार्डलाइन थी, हमारी जो स्ट्रांग पॉइंट्स थे, वहां पर हमारी लोकसभा में सीटें क्यों घटी, और एक इन चैलेंजेस के दौर में नए अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, तो वो भी एक देखने वाली बात होगी। जाहिर सी बात है, पहले किसी एक नाम पर सहमति बनेगी, उसके बाद में उस नाम का नॉमिनेशन होगा। क्योंकि बीजेपी हो या पहले जनसंघ के दौर में देखो, अब तक का पूरा पूरे इतिहास पर अगर नजर डालते हैं, तो बीजेपी में एक ही व्यक्ति नॉमिनेशन करता है। कभी भी दो लोगों ने नॉमिनेशन नहीं किया, एक ही व्यक्ति नॉमिनेशन करता है। हालांकि जनवरी 2013 में जब गडकरी को फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा था, तो उस दौर में ये स्थितियां जरूर आई थी कि एक से ज्यादा लोगों ने नॉमिनेशन किया था। यशवंत सिन्हा ने गडकरी के खिलाफ नॉमिनेशन किया था, यहां तक कि राम जेठमलानी ने भी नॉमिनेशन की कोशिश की थी। हालांकि राम जेठमलानी पार्टी के सक्रिय सदस्य नहीं थे, इस लिहाज से उनको तो नॉमिनेशन पत्र मिला नहीं था। लेकिन आखिरकार इस टकराव को टालने के लिए बाद में गडकरी को एक्सटेंशन नहीं मिला था, नया कार्यकाल नहीं मिला था, और राजनाथ सिंह को जनवरी 2013 में बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये जो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, ये किसी रीजनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जैसे अभी हेमंत सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा का कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष, नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है, अब तक वो कार्यकारी अध्यक्ष थे, या फिर रीजनल पार्टीज में जिस तरीके से नए अध्यक्ष का चुनाव होना होता है, उस तरीके से नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में बहुत से चैलेंजेस है, और इस वजह से ये मत समझिए कि क्योंकि मीडिया के भीतर बहुत ज्यादा खबरें ये चल रही है, या फिर कहें कि एंटी बीजेपी जो मीडिया लॉबी है वो बहुत ज्यादा ये खबरें चला रही है कि संघ और बीजेपी के बीच बहुत ज्यादा टकराव चल रहा है, इस वजह से सहमति नहीं बन रही। नहीं, हमने जो ये 10, 12, 15 पॉइंट्स का जिक्र किया, आने वाले 5, 7, 10, 15 सालों की जो बीजेपी की इन 10, 12, 15 पॉइंट्स पे जो रणनीति रहने वाली है, अगले 15-20 सालों में क्या क्या काम करने हैं, वो सब ध्यान में रखते हुए डिस्कशन हो रहा है। और इस वजह से ऐसे किसी व्यक्ति का चयन करना, क्योंकि हो सकता है किसी एक नाम पर चर्चा होती है, 5-7 पॉइंट पे खरा उतर जाता है, लेकिन 6-7 दूसरे पॉइंट्स होते हैं कि यार ये व्यक्ति ये काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है? महिला वोट बैंक एक बड़ा मसला है। बीजेपी लंबे पिछले 1-1.5 साल की रणनीति में महिला वोट बैंक पर विशेष फोकस कर रही है। तो क्या किसी महिला चेहरे को अध्यक्ष बना करके, और ऐसा कौन महिला चेहरा हो सकता है जिनका मैंने ये जो आपके सामने 10, 12, 15 चैलेंजेस का जिक्र किया है, उन चैलेंजेस को भी वो महिला चेहरा पूरा कर सके, वो सारे टारगेट्स अचीव कर सके, या फिर ऐसा कोई दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए जिसमें महिला वोटर्स को भी साथ में साधने की उसके पास में रणनीतिक कौशल हो। तो इन सारी वजहों से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में देरी हो रही है, और अभी भी 30 अप्रैल की चर्चाएं चल रही है कि 30 अप्रैल तक बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हो जाएगा, लेकिन संभावनाएं कम है। हाँ, एक बात यह है कि चूंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत का इस समय उत्तर भारत का प्रवास लगा हुआ है, और जब उत्तर भारत के इन यूपी, राजस्थान और इस हरियाणा के इलाकों में जब उनका प्रवास होता है उत्तर भारत में, तब उनका जो केंद्र होता है वो दिल्ली होता है, लिहाजा लंबे समय तक वो दिल्ली में रहेंगे। ऐसे में चर्चाएं थोड़ी फास्ट, जो कम्युनिकेशन है वो संघ और बीजेपी के बीच में फास्ट हो सकता है, और मिड मई तक संभावनाएं मान सकते हैं कि बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। नाम कई चर्चाओं में है, उन नामों पर फिलहाल जिक्र करने की कोई विशेष वजह है या फिर उनका कोई तुक बनता नहीं है।
बीजेपी में इस तरीके से किसी भी चेहरे के नाम के पीछे कोई अचानक से, और राष्ट्रीय अध्यक्ष में कोई सरप्राइज नहीं आएगा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा पद किसी नए व्यक्ति को नहीं सौंपा जा सकता है। उसके लिए वो क्षमताएं, वो कौशल, वो टैलेंट, वो उम्मीदें, वो शक्ति, वो एनर्जी, वो काम करने की ताकत होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का बहुत ज्यादा प्रवास होता है, उनको लगातार यात्राएं करनी पड़ती हैं, लगातार बैठकें करनी पड़ती हैं। इसलिए ऐसे किसी भी व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता है जिसमें एनर्जी की भी कमी हो। आपकी बीजेपी के नए अध्यक्ष चुनाव में देरी को लेकर क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।